डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड की क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी क्लास अभी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपकी क्लास तीन प्रकार से होती है। एक एनसीईआरटी क्लास होती है, दूसरी आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी और तीसरी आपकी क्लास होगी जिसका नाम क्या होता है, तो आप जानते हैं, प्रैक्टिस पेपर। एग्जाम से पूर्व आपके समस्त तीनों प्रकार की आपकी क्लासेस पूरी करा दी जाएंगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको इस चैनल पे सभी क्लासेस पूरी तरह से फ्री आपको प्रदान कराई जा रही हैं। आपको नोट्स भी फ्री में प्रदान कराया जाएगा। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है जिसका नंबर है 8004109989। इस नंबर पे आपको अपना नाम, क्लास का नाम लिख करके एसएमएस कर देना है, जिससे हम आपको एक आपका पीडीएफ नोट्स भेज देंगे। लेकिन अभी नोट्स आपको जुलाई से मिलेगा, उससे पहले आपको नोट्स भेजा नहीं जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। बात करते हैं दूसरी चीज़ की यहाँ पे कि आप पिछले जो वीडियो था, सेकंड चैप्टर का पिछला वीडियो, फूल और उसके अंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था एनसीईआरटी में। जो यहाँ पे फूल एक आकर्षक दृष्टि ऐसे कुछ है, पुष्प आवृत बीजों का एक आकर्षक अंग, तो इसको हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है और सेकंड टॉपिक में है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। मैंने आपको उस समय भी बताया था जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आपसे बताया था कि निषेचन से पहले एक घटना होती है, फिर एक वो घटना होती है जिसे निषेचन कहते हैं, और फिर तीसरी घटना होती है निषेचन पश्चात घटनाएं। तो इन तीन प्रकार की घटनाओं से मिल करके आपका निषेचन कंप्लीट होता है। निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत हम उसको पढ़ते हैं, हालांकि पादप है तो पादप के बारे में पढ़ेंगे, जंतु होता तो जंतु के बारे में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम एक ओवरव्यू आपको बता रहे हैं। निषेचन पूर्व घटनाओं का मतलब होता है कि जब कोई पौधा होगा या कोई इंसान होगा या कोई जानवर होगा तो उसकी एक अवस्था होती है, उस अवस्था में उसमें उसके लैंगिक अंग जो होते हैं वो विकसित नहीं हुए होते हैं। जब आप फूल लगाते हैं तो तुरंत उसमें फूल नहीं आता, बल्कि उसके पत्तियां आती हैं, डंठल बढ़ती हैं और एक वक्त आता है कि उसमें फूल आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सेक्सुअली रूप से इमेच्योर होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है। और जब वो सेक्सुअल क्षमता आ जाती है तो वो सेक्स करने के कैपेबल हो जाता है, यानी उसमें स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होने लगता है। जब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं तो वह मेच्योर अवस्था में माना जाता है। उसी तरह से पुष्पों में तो स्पर्म और ओवा बनने की जो क्रिया विधि होती है, यानी पॉलन ग्रेन और ओव्यूल बनने की जो क्रिया विधि होती है, उसी को हम लोग निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। चूंकि स्पर्म बन रहा है, ओवा बन रहा है, इसे निषेचन नहीं किया जा सकता, चूंकि दोनों हो सकता है सेपरेट हो सकता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें दोनों अंग एक ही में पाए जाते हैं, लेकिन वो आपस में मैटिंग जब करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जब उनका आपस में मिलन होता है तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचन के बाद क्या होता है कि उनमें निषेचन के बाद उनमें बेबी का या फ्रूट का, फल का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम निषेचन पश्चात घटनाएं कहते हैं। तो हम लोग निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में समझना है। चलिए देखते हैं पादप में क्या होता है और कैसे होता है। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाला है। जब फूल आने वाला होता है तो ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि फूल आने वाला है। आज मैं चेक कर रहा था तो किसी की स्टेटस लगा था कि पड़ोस के घर में भूखी बच्ची अगर हो तो वो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अगर पड़ोस के घर में कोई भूखी कहीं बाहर गई लड़की है तो वो सबको पता चल जाता है वो कहाँ गई है। इसका अर्थ ये है कि जब आपकी अवस्था मेच्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचती तो उस अवस्था को परखा जा सकता है, जाना जा सकता है। वो आप भी महसूस करते हैं, दूसरे भी महसूस करते हैं। तो उसी तरह से जब पादप में पुष्प आने वाला होता है तो उस अवस्था को महसूस किया जा सकता है, जाना जा सकता है, हाँ पादप में पुष्प आने वाला है। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है। पुष्प में कई प्रकार के, पौधे में कई प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं। यहाँ पर हम लोग पौधे के बारे में ही पढ़ेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ पौधों के बारे में पढ़िए। पौधों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आने लगते हैं जिसके फलस्वरूप पुष्पी आधक यानी फ्लोरल प्राइमोर्डियल
इसके फलस्वरूप क्या होता है कि उसमें पुष्प के आकार जैसी संरचनाएं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाते हैं। यानी उसमें विकास विकसित होने के लिए फूल के लिए स्पेस बनना शुरू हो जाता है, स्थान बनना शुरू हो जाता है। पुष्पक्रम की रचना होती है, जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करते हैं, तो वहाँ पे पुष्पी कलिकाएं बनती हैं और बाद में वो पुष्प का निर्माण कर लेती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचना, देखिए अब यहाँ से आपकी टॉपिक शुरू हो जाती है। पुष्प में नर तथा मादा जनन संरचनाएं, मादा जनन की चाहे नर जनन की, दोनों संरचनाएं पुमंग तथा जायांग, पुमंग को क्या कहते हैं, नर अंग कहते हैं, और जायांग को क्या कहते हैं, मादा अंग कहते हैं। पुमंग तथा जायांग विभेदित एवं विकसित करती हैं, कह रहा है कि अलग अलग होने लगते हैं और विकास करने लगते हैं। आप ये आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री जनन अंग को प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा है कि एक चक्र जो एक गोला होता है, जो उसका एक भाग होता है, वो किसको इंडिकेट करता है, तो आपको पता होगा वो किसको इंडिकेट करता है, पुमंग को। और जो स्त्री का एक चक्र होता है यानी एक जायांग होता है, वो किसको प्रतिनिधित्व करता है, मादा अंग को। अब हम लोग यहाँ पे पुंकेसर, बीजाणुध्वनि और परागकण के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं चीज़ों से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखा था, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देखते हैं। मैंने कल आपसे कहा था मैं कल आपको बताऊंगा, तो इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से जब आप देखेंगे तो ये इतने भाग, यहाँ पे इस भाग को छोड़ करके, ये जो जा रहा है जिसको हम अभी लेबल कर रहे हैं, इस भाग को छोड़ करके सभी जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाले फिलामेंट के भाग सभी जो दिख रहे हैं, ये सभी किसके हिस्से हैं, तो ये सभी पुंकेसर के हिस्से माने जाते हैं। और इधर का जो हिस्सा है वो स्त्री केसर का हिस्सा माना जाता है। पुंकेसर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? पुंकेसर को दो भागों में बांटा गया। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं पुंकेसर को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं ये डंठल है, और ऊपर जाकर के इसमें एक कैविटी बनी हुई है। यहाँ पे देखिए एक पराग कोष है, पराग की नली। आपने मूंगफली उसका छिलका देखा होगा, मूंगफली का या मटर की फली देखी होंगे। तो मटर की फली में क्या होता है कि ऐसे एक इसका ग्रुप बना होता है, क्लियर। अब इसको अगर हम यहाँ से काट दें तो यहाँ पे हमको कितने ग्रुप दिखते हैं, एक और दो। अभी तो ऊपर से हमको देखने में मटर कितनी लग रही, एक फली दिख रही, लेकिन जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमको कितने कैविटी दिखती है, दो, चूंकि इसके बीच में एक लाइनिंग होती है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको दो ग्रुप दिख रहे हैं, एक लाइनिंग इधर दिख रही है, एक लाइन इधर, और बीच में से भी एक लाइन गई है। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे तीन लाइन आपको दिख रही है। एक तो ये ऐसी संरचना बनी है, आपस में ये डबल लेयर बने ही हैं, तो ये डबल लेयर तो है ही, साथ में इसको बीच से भी फाड़ा गया है। ये देखिए बीच वाली लाइन दिख रही है ना। तो इसको जब काट दिया जाता है तो बीच से जब इसको काटेंगे तो दो हिस्सा, तो एक हिस्सा ये वाला हो गया, एक हिस्सा ये वाला, दो हिस्सा इसका, दो हिस्सा नीचे वाले में। तो टोटल हिस्सों की संख्या कितनी हो जाती, परागकण में चार हो जाती। परागकण में कितने हिस्से हो जाते हैं, परागकोश में चार हिस्से हो जाते हैं, और इसी परागकोश के चारों हिस्सों में परागकण विकसित करते हैं। जो परागकण क्या कहलाते हैं, नर जनन अंग कहलाते हैं। नर जनन अंग का जो स्पर्म होता है उसे आप कह सकते हैं कि यही एक पुंकेसर है या पॉलिन ग्रेन है या परागकण, यही जनन में भाग करता है। और ये जो लंबा सा हिस्सा जा रहा है इसे तन डंठल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसी के लगे हुए किसको, स्त्री केसर की बात कर लेते हैं। अब इसका पुंकेसर कैसे विकसित करता है, पुंकेसर का निर्माण कैसे होता है, इसकी सुरक्षा कैसे होती है, इन सब के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आप चलिए स्त्री केसर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्त्री केसर कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ये रहा स्त्री केसर। स्त्री केसर को अगर आपने गौर से देखा होगा तो स्त्री केसर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। ये है स्त्री केसर। आपके पास अगर गुड़हल का फूल होगा, ठीक है, तो गुड़हल के फूल में आप देखेंगे तो गुड़हल के फूल में आपको आसानी से सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक, तो गुड़हल के फूल में जब आप ऊपर से देखेंगे तो एक नली निकली हुई होगी, हम बता रहे हैं बीच में। तो जैसे ये मान लीजिए कि उसका फूल का हिस्सा है, फूल पूरा खिला हुआ है, ऐसे सपोज कर लीजिए कि फूल है, फूल खिला हुआ, फूल में से निकल करके एक डंठल बाहर की तरफ जाती है। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। उस डंठल पे आप देखेंगे तो ऐसे उसमें चार या पांच ऐसे चीज़ें निकली होती हैं, और उसके बावजूद इसमें ऐसे छोटे 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 कई ठो डंठल निकले होते हैं। जब इसको अपने हाथ पे रखते हैं तो आपको बहुत बारीक वाइट कलर का एक छोटा छोटा दाना दिखाई पड़ता है। ठीक,
तो ये जो हिस्सा था, जो ये वाला हिस्सा जो साइड साइड में लगा है, ये हिस्सा किसका हिस्सा है? पुंकेसर का पार्ट है। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है, जैसे ये फूल था और फूल के ऊपर ये लगी हुई डंठल है, डंठल के ऊपर निकला हुआ ये क्या है? तंतु है, छोटे छोटे तंतु हैं। ये देखिए, ये तो ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा किसका है? अब ये हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, जो कि फीमेल अंग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है। इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हिस्से में वर्तिकाग्र पे क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन तैरता हुआ जाता है या हवा में उड़ता हुआ जाता है या कीट द्वारा लाया जाता है, तो इसी वर्तिकाग्र पे गिर जाता है। वर्तिकाग्र की ये सभी नली देखिए, चारों पांचों जो हैं वो आकर के अंदर इस जंक्शन में खुल रही है, और ये नली नीचे जाकर के कहाँ जा रही है? आप देखिए, जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका नली नीचे कहाँ जा रही है? अंडाशय में। और अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? ओवा पाया जाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? ओवा। इसी ओवा में आकर के पालन ग्रेन जाकर के उसके अंडे को फ्यूज करता है, और किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल में जो अंडा बनता है, यानी स्त्री में जो अंडा बनता है, वो जब तक कि उसमें स्पर्म ना मिल जाए तब तक वो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं करता, यानी उससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो इस ओवा में जब तक पॉलन ग्रेन यहाँ से प्रवेश करके यहाँ तक नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सेकेंड फेज हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी तो हमको फर्स्ट फेज पढ़ना है, निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं हम यही पढ़ेंगे कि इसका विकास कैसे होता है, ये कैसे बनते हैं, और कैसे इसके ऊपर ये वर्तिकाग्र पे वो आता है। ठीक, कैसे वर्तिका क्या काम होता है, ओवरी का क्या काम होता है, वहाँ पे पॉलन ग्रेन का क्या काम होता है, पॉलन द्रव्य का क्या काम होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके दो वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो में हम किसको पढ़ेंगे? पुंकेसर यानी लघु बीजाणुधनी तथा परागकण के बारे में। और दूसरे वीडियो में हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो दूसरे वीडियो में स्त्री केसर, स्त्री वर्तिका, वर्तिकाग्र और उसके अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। इसका विकास कैसे होता है, ओवरी कैसे होती है। देखिए, यहाँ पर ओवरी की एक संरचना दी गई है, एक सेकंड रुक जाइए, हम आपको दिखा रहे हैं। तो ओवरी की एक संरचना दी गई, देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से ओवरी की कितनी संरचना होती है? 6 प्रकार की ओवरी बनती हैं। तो ओवरी कैसे बनती है, ओवरी की संरचना क्या होती है, इसमें बीजांड क्या होता है, भ्रूण क्या होता है, अंतावरण किसे कहते हैं, ठीक है, फनिकल का क्या काम होता है, चलाइजा का क्या काम होता है, इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें फल का विकास कैसे होता है, फूल का विकास कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फल और किसका बीज का निर्माण कैसे होता है, फूल नहीं, फल और बीज का निर्माण कैसे होता है, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे, लेकिन सेपरेट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।